नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी अगले हफ्ते में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में अगले हफ्ते की ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद भी करते हैं। कमोडिटी बाजार को समझने के साथ साथ रणनीति बनाना भी बेहद ज़रूरी है। बात चाहे सोने चांदी की हो, बेस मेटल्स की हो या फिर एग्री कमोडिटी की, ट्रेडिंग की बारीकियों को समझने से जोखिम तो कम होता ही है, आपके लिए मुनाफे के रास्ते भी खुल जाते हैं। इस हफ्ते कमोडिटी बाजार के अनुभव के आधार पर अगले हफ्ते की शानदार ट्रेडिंग की रणनीति बनाने में हमारे एक्सपर्ट्स आपकी पूरी मदद करेंगे, जिसके लिए शो आपको देखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कमोडिटी अगले हफ्ते। और आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। हमारे साथ दीपेन शाह है Stevent.com के, वीरेश हिरेमत हैं फिनलिट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड से, और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, और साथ ही हमारे साथ पृथ्वीराज कोठारी साहब भी जुड़ेंगे जो इब्जा के नेशनल प्रेसिडेंट है। आप चारों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात आज गोल्ड की ही होगी, क्योंकि गोल्ड ने नया हाई बना दिया है क्या, लेकिन अब अगले हफ्ते भी ये गोल्ड की रिकॉर्ड रैली जारी रहेगी, गोल्डन रैली जारी रहेगी। सबसे पहले वीरेश जी, क्या लग रहा है, गोल्ड में अगले हफ्ते भी ये तेजी दिख रही है आपको, और अगले हफ्ते किस लेवल के लिए बेट लगाना चाहिए गोल्ड में? नमस्कार विश्व मोहन। जैसे हमने पिछले हफ्ते बताया था कि गोल्ड में एक अच्छा तेजी बनने वाला है। 2023 भी एक बेहतरीन साल बनने वाला है गोल्ड सिल्वर मार्केट के लिए। इसके चलते हुए जैसे हम जो ट्रेंड बना हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में $1900 के ऊपर मार्केट ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, और इंडियन मार्केट में एक नया ऊंचाई बना हुआ है। ऐसे ही व्यू मार्केट में और भी जारी रह सकते हैं। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे डॉलर इंडेक्स में जो कमजोरी आ रहा है वो एक सपोर्ट कर रहा है सोने चांदी मार्केट के लिए। और इसके अलावा इक्विटी मार्केट में एक वन साइडेड मूवमेंट नहीं हो रहा है, बहुत सारा उतार चढ़ाव हो रहा है इक्विटी मार्केट में, उसका भी एक सपोर्ट मिल रहा है। इसके साथ साथ बॉन्ड मार्केट में भी एक उतना दबाव हुआ है। ये तीनों चीजें गोल्ड मार्केट में एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। इसके चलते हुए हमें लगता है गोल्ड सिल्वर दोनों में अगले वाला हफ्ता भी यह सप्ताह भी अच्छा रहने वाला है। हमें लगता है कि और भी एक नया हाई बना सकता है। अभी देखिए आज का मार्केट 56,136 का लेवल ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है 56,500 टू 56,700 के टारगेट के लिए मार्केट में बाइंग करके जा सकते हैं। अगले हफ्ते यहां से 400 से 500 रुपए की तेजी और दिख सकती है। 56,500 से 56,700 अगले हफ्ते गोल्ड में दिख सकता है। दीपेन जी, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है इस तरह की तेजी गोल्ड में अगले हफ्ते उम्मीद करनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, गोल्ड की बात करेंगे तो डेफिनेटली तेजी आगे बढ़ सकती है। खास करके जो हमने पिछले 15 दिन 1 महीने से कंसोलिडेशन का फेज देखा है, ये बहुत ही अच्छे संकेत है कि प्राइसेस जो बढ़ चुके थे उसके बाद मार्केट में टाइम वाइज कंसोलिडेशन भी हमें देखने मिला है। और जनरली टेक्निकली जब भी ऐसे कंसोलिडेशन के बाद भाव बढ़ते हैं तो वो ज्यादा लंबे और छलांग लगाते हैं। तो हमारा मानना ऐसा है कि 400-500 पॉइंट की तेजी अगर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है तो वहां से 400-500 पॉइंट की तेजी के बाद आपको शायद 59,500 के टारगेट्स भी ऊपर की तरफ देखने मिल सकते हैं, लेकिन एज प्रूडेंट इन्वेस्टर और ट्रेडर स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें। और चांदी को लेकर दीपेन जी क्या आउटलुक है? चांदी में क्या लग रहा है, चांदी में किस तरह की तेजी? हालांकि चांदी इस हफ्ते निगेटिव रिटर्न दी है, शुरुआत अच्छी हो रही थी, लग रहा था कि चांदी भी अच्छी रैली दिखा सकती है, लेकिन अब सुस्ती दिख रही है। अगले हफ्ते किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए और किस रेंज में चांदी ट्रेड करेगी अगले हफ्ते? देखिए, चांदी में आपको एक चीज याद रखनी है कि 70,500 का ब्रेकआउट लेवल है। जिस दिन 70,500 के ऊपर की क्लोजिंग आती है, आप ये समझ के चलिए कि आपको 5 से 6% की तेजी अगले एक हफ्ते में ही देखने मिल सकती है। तो क्योंकि ये रेंज और कंसोलिडेशन है, तो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट का इंतजार करें। ये रेंज में 68,000 के अच्छे लेवल्स है जहाँ पे सपोर्ट किया है। तो अगर 68,000 68,200 के पास के प्राइसेस आते हैं तो वहां पे आप बाई करके चलिए, 70,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जिस समय आपको 70,500 के ऊपर का ब्रेकआउट मिल गया, आप ये समझ के चलिए कि 74,000 के लेवल्स आपको सिर्फ 1 से 1.5 हफ्ते में ही देखने मिल गए। चलिए, कुछ सवाल हैं गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड। सबसे पहले सवाल वही लेंगे क्योंकि रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, तो सवाल तो उठते ही हैं। राज हैं जयपुर से। राज का सवाल ये है कि क्या डॉलर इंडेक्स 102 तक तो फिसल चुका है, क्या 100 के नीचे भी आएगा? अगर नहीं आया तो गोल्ड में किस तरह की चाल रहेगी? अगर 100 के नीचे आएगा तो किस तरह की चाल रहेगी? वीरेश जी, क्या व्यू है आपका डॉलर इंडेक्स पर और साथ ही गोल्ड पर?
देखिए विश्व मोहन, जैसे डॉलर इंडेक्स में पिछले कई महीनों से जो मूवमेंट देखने को मिला है, ऊंचाई से 20 साल की ऊंचाई से मार्केट एक फिसलते हुआ देखने को मिल रहा है। हमें लगता है और भी एक वीकनेस लग रहा है इसमें। इसके लिए एक कारण दे सकते हैं कि यूएस मार्केट में जो उनका फेड इंटरेस्ट रेट के बारे में जो बात होने वाला है 2023 में, ऐसा संकेत मिला है कि इस साल सिर्फ एक ही या दो का इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं फर्स्ट 6 मंथ्स में। दूसरा 6 मंथ्स में मार्केट में फिर से एक डाउन आ सकते हैं। इसके चलते हुए देखते हुए हमें लगता है डॉलर इंडेक्स फिर से एक बार 100 के नीचे आ सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा चुका है, जब डॉलर इंडेक्स में एक वीकनेस आएगी, वो बुलियन मार्केट के लिए पॉजिटिव बनेगा। मैं अभी भी स्ट्रिक्ट व्यू लेता हूं कि गोल्ड मार्केट में ओवरऑल तेजी बनते हुए रहेगा। अगला सवाल विजय का है महाराष्ट्र से। सिल्वर मिनी पर इनका सवाल है। 69,600 रुपए पर सिल्वर मिनी इन्होंने लॉन्ग कर रखा है। दीपेन जी क्या सलाह देंगे विजय जी को? जी, हमारा मानना है कि उनको होल्ड करना चाहिए और 68,000 के क्लोजिंग बेसिस के नीचे का स्टॉप लॉस रखे। और जैसे मैंने बताया कि प्राइसेस कंसोलिडेशन में है, इसलिए आपको थोड़ा समय देना होगा। लेकिन जिस समय ब्रेकआउट लेवल 70,500 के ऊपर आ गए, आपको आपके सेलिंग के टारगेट भी बहुत ही जल्दी अचीव होते हैं। ये व्यू है विजय जी के लिए। चलिए अब कुछ गोल्ड पर भी एक और सवाल था अनुज गुप्ता का झांसी से। गोल्ड में क्या करें, अगले हफ्ते के लिए क्या करना चाहिए? गोल्ड में अनुज जी के लिए क्या सलाह है, किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए दीपेन जी? जी, ट्रेडिंग में बाई करके ही चले, बाइंग ऑन डिप की रणनीति रखें। आज के इवनिंग सेशन में अगर थोड़ा मुनाफा वसूली आती है, बिकॉज थोड़ी रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, तो आप वहां पे बाई करके ही चलने की कोशिश करें। आइडियली 58,000 के आसपास के लेवल्स आप टारगेट रख सकते हैं लॉन्गर रेंज में, और 55,500 600 के आसपास के डिप्स में बाई करके गोल्ड पर काफी सवाल आ रहे हैं दीपेन जी। अब हैदराबाद से महेश जी पूछ रहे हैं कि गोल्ड पर दीपेन जी का व्यू जानना चाह रहे हैं। क्या आप क्या व्यू देंगे महेश जी के लिए, क्या सलाह है आपकी? जी, दोनों चीजें हैं। अगर आप थोड़ा समय दे सकते हैं तो हम 57,500 से 58,000 के टारगेट रख रहे हैं गोल्ड के लिए, और नीचे में 55,500 600 के आसपास बाइंग रेंज है। तो आप नीचे डिप्स आती है फ्राइडे के सेशन में या मंडे के सेशन में, तो वहां पे बाई करके चलें। साथ अब पृथ्वीराज कोठारी साहब भी हैं, प्रेसिडेंट है इब्जा के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। कोठारी जी, गोल्ड ने काफी समय बाद करीब करीब 29 महीने के बाद नया हाई बना दिया है। क्या लग रहा है, इस तरह की तेजी आपको टिकाऊ लग रही है? क्योंकि कई सारी चीजें, एक तो करेंसी उस तरह से अपना काफी उस तरह की मजबूती नहीं दिखाई जिस हिसाब से डॉलर में कमजोरी दिखी है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से कम जरूर यहां पर मजबूती दिखाई थी, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो रुपए में उस तरह की मजबूती अभी तक नहीं देखने को मिली है। वो एक रुपए का फैक्टर भी इसमें शामिल है, क्योंकि घरेलू बाजार में दाम इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले काफी ज्यादा है। दूसरा एक वॉर प्रीमियम भी इसमें शामिल है। तो क्या लग रहा है, जब ये दोनों गायब होंगे, ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी जो यहाँ पर ज्यादा है उसका भी असर भाव पर दिख रहा है, तो किस तरह की चाल देख रहे हैं? एमसीएक्स गोल्ड की अगर बात की जाए तो आने वाले समय में आपका आउटलुक क्या है, ब्रॉडर आउटलुक क्या है गोल्ड को लेकर? देखिए, जब भी कभी भी कोई नया साल होता है, स्टार्ट होता है, तो सिस्टमेटिक फंड की सिस्टमेटिक बाइंग होती है। बेस मेटल में होती है, गोल्ड में होती है। अब लोग क्या कर रहे हैं, ऑयल और नेचुरल गैस से पैसा निकाल के गोल्ड में डाल रहे हैं। तो इस तरह से आप पहले 2-3 वीक आप देखोगे, हर साल में आप देख लीजिए कि गोल्ड एक नई ऊंचाई पे चले जाते हैं, यानी लोग नई बाइंग आ जाती है। बट उसके सामने अगर आप फिजिकल डिमांड देखोगे तो फिजिकल डिमांड इंडिया में बिल्कुल नहीं है। थोड़ी बहुत चाइना में बाइंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म है कि 2-3 वीक तक ये तेजी बनी रहेगी। $1950 भी एक बार टच कर सकता है। बट ओवरऑल गोल्ड को मेरे हिसाब से थोड़ा उसको करेक्शन आना है, ओवरबॉट में है। और रही बात आप जो रुपये कह रहे थे, तो आप ग्लोबल करेंसी को देखिए, उसके सामने डॉलर काफी वीक है। इसके लिए अपना रुपये में रुपया अपना अप्रिशिएट हुआ है। तो रुपया अगर डॉलर इंडेक्स और 101 के आसपास आ जाता है या $100 के आसपास आ जाता है, तो मेरे हिसाब से रुपया 80 रुपीज यहाँ पे आने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो गोल्ड इंटरनेशनल प्राइस में 2-3 वीक तक थोड़ी और तेजी रहेगी, एक आध वीक और तेजी रहेगी। उसके बाद में मुझे लगता है कि 1850 $1870 $80 पे गोल्ड आना चाहिए। ये रेट के ऊपर माइंस भी हेज करने को आ रहे हैं धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर।
क्योंकि कैरी फॉरवर्ड चार्जेस आप देखोगे, कैरी फॉरवर्ड कॉस्ट देखोगे तो काफी ऊपर है, एवरी मंथ का $8 प्रीमियम आ रहा है। तो वो हेज माइंस वाले भी हेज करने को ये रेट पे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्राइस ज्यादा सस्टेन नहीं करेगी। 1850 $1830 के आसपास फिर इंडिया में इस प्राइस के ऊपर बाइंग आ जाएगी। रुपी टर्म्स में अगर लॉन्ग टर्म आप देखोगे तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगर 2-3 महीने के बाद की आप देखते हो तो $2100 भी गोल्ड आ सकता है, क्योंकि रेसेशन का फियर है। इन्फ्लेशन डेटा उनके कल अच्छे आए थे, जॉब डेटा भी उनके अच्छे आए थे, तो मुझे लगता है कि गोल्ड शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा एक तेजी रखेगा, उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। नहीं, शॉर्ट टर्म में तेजी दिखेगी लेकिन फिर नीचे करेक्शन देखने को मिल सकता है सर। लेकिन जिस हिसाब से क्रिप्टो में लगातार बिकवाली है, रिस्की एसेट्स पर फोकस कम हो रहा है निवेशकों का, ऐसे में क्या उम्मीद करें सेकेंड हाफ गोल्ड के लिए फिर से बेहतर हो सकता है? सेकेंड हाफ के लिए क्या अनुमान है 2023 में, कोठारी जी? देखो, ऐसा होता है ना कि जब तेजी आती है तो सब लोग तेजी का रुख करते हैं, पर मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, अब ऐसा इन्फ्लेशन इनका डेटा कल आने की वजह से ऐसे लग रहा है कि 0.25% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे, जो फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर उनकी मीट है उसमें। तो इस तरह से सेंटीमेंट, बट ओवरऑल आप देखोगे तो इंटरेस्ट काफी बढ़ गए हैं, और इतने हायर प्राइस के ऊपर में रिटर्न आना इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल काम है। अगर आप 58,000 आज कॉस्ट हो रही है, अगर 58,000 में आप इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद में आपको रिटर्न 7-8% आना भी बहुत मुश्किल है, तो मुझे लगता है गोल्ड इस प्राइस पे सस्टेन करेगा नहीं, उसको एक कंफर्टेबल जोन में आना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप 55,000 56,000 इंक्लूडिंग जीएसटी कंफर्टेबल हो गया। अब लोग 55,000 आएंगे तो बाइंग चालू कर देंगे, तो मुझे लगता है कि 55,000 के आसपास गोल्ड आता है तो इंडिया में बाइंग चालू हो जाएगी। सर अब अगला सवाल गोल्ड इंपोर्ट को लेकर, दिसंबर के महीने में गोल्ड इंपोर्ट में काफी कमी आई है, क्या वजह रही है? क्या ऊंचे भाव की वजह से गोल्ड डिमांड नहीं है, एक्सपोर्ट उस तरह से हो नहीं रहा है क्योंकि जिस तरह के से चैलेंजेज है यूएस यूरोप में, उस वजह से यहाँ से ज्वेलर्स की डिमांड कम हो गई? क्या वजह है सर गोल्ड का इंपोर्ट इतना कम हुआ है दिसंबर में? की वजह एक तो गोल्ड मार्केट काफी वॉलेटाइल रहा होगा। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते गया तो लोगों का एक सेंटीमेंट पूरा चेंज हो जाता है कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो मैं गोल्ड में क्यों निवेश करूं, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि उसमें मैं ज्यादा रिटर्न मुझे आएगा। अगर बैंक इंटरेस्ट रेट 7.5% हो गया है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ, तो लोगों के पास में ऑप्शन के जरिए हो जाते हैं। कहीं पे भी आप देखिए, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना चालू हो जाता है तो गोल्ड में निवेश कम होना चालू हो जाता है। और इंटरनेशनल मार्केट इतना वॉलेटाइल हो गया था कि $50 आपने देखा होगा 1630 डाउन साइड में दिखाया था, और 1900 आज $12-15 हाई, $12 हायर साइड में दिखाया। तो कितनी वॉलेटिलिटी मार्केट में है, तो उस हिसाब से प्राइस एक सस्टेन रहता है, स्टेबल होता है, तो इंपोर्ट फिगर चालू होता है, बाइंग चालू होती है। अब यहाँ पे है कि दिसंबर का महीना में हमारे यहाँ पे शादियां कम होती है, कुमोरता बैठता है तो उसमें शादियां कम होती है, उस हिसाब से भी थोड़ी डिमांड कम हो गई। अब 14 जनवरी के बाद में जब स्टार्ट हो रहा है अपना मकर संक्रांति के बाद में, तो फिर धीरे धीरे खरीदारी चालू हो जाएगी। तो ऑब्वियसली है कि दिसंबर के अंदर हायर प्राइजेस था, रुपये अपना 83 के ऊपर 83 के ऊपर चल रहा था, तो इस हिसाब से इंपोर्ट कॉस्ट काफी महंगी आ रही थी। तो इस हिसाब से लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे थे, लोग अपना ओल्ड गोल्ड देके नई ज्वेलरी खरीद रहे थे, मेटल लोन वाले अपने गोल्ड बेच रहे थे। तो इस तरह से डिमांड नहीं होने की वजह से, और जितना जो भी था वो रिसाइकलिंग के अंदर जितना माल आके वो पूरा हो गया था, अब इसके लिए इंपोर्ट कम हो गया है। सर अब आखिरी सवाल आपसे होगा, क्या इस बार बजट में आप लोगों की क्या उम्मीद है? क्या गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती हो सकती है? क्या आप लोगों ने किस तरह के प्रपोजल्स भेजे हैं, क्या सलाह दी है, सब मिनिस्ट्री में किस तरह के सलाह भेजे गए हैं इब्जा की तरफ से? देखिए, हम लोगों ने, नो डाउट है कि अगर आपने देखा होगा कि 15% कस्टम्स ड्यूटी और 3% जीएसटी की वजह से 18% जो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में डिफरेंस है वो आज 18% का डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हमने यही कोशिश करे कि जो इंपोर्ट डाउन हुआ उसकी वजह क्या, ये तो नहीं हो सकता है कि 18% डिफरेंस है, एक चीज। सेकंड, हमने सीटीटी की मांग की है कि पूरा का पूरा बिजनेस आउट ऑफ एक्सचेंज के बाहर हो रहा है तो उसको कैसे वापस लाया जाए ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आ जाए और पूरा बिजनेस पूरा एक सिस्टम में आ जाए। तो हम लोग सीटीटी की मांग कर रहे हैं कि कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को निकाल दिया जाए, क्योंकि लोग सब आउटर मार्केट में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, पर यहाँ डोमेस्टिक में वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा है। उसके बाद में हम लोगों ने जो काफी टाइम से पेंडिंग है
इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीव स्पॉट एक्सचेंज के लिए, उसमें हम लोग जैसे कमोडिटी जैसे इक्विटीज के अंदर लैंडिंग एंड बोरोइंग होती है, ऐसा इस तरह इसमें अलाउ किया जाए ताकि लैंडिंग कमोडिटीज के अंदर भी लैंडिंग एंड बोरोइंग हो जाए। और बहुत ही जल्दी स्पॉट एक्सचेंज के लिए जो हमें एक जीएसटी से क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं आया, उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, तो उसको भी एक बार अलाउ किया जाए कि गोल्ड कमोडिटीज से निकाल के उसको लैंडिंग एंड बोरोइंग कर दिया जाए। फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जब डिस्पैरिटी होती है तो गोल्ड एक्सपोर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे एनएबीएल बहुत सी रिफाइनरी है जो एलबीएमए के स्टेटस होल्डर के जैसी है, एनएबीएल है, बीआईएस है, उसके बाद में हम आरएमसी ओएसीडी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। तो उस रिफाइनरी का माल गिफ्ट सिटी के थ्रू उसको एक्सपोर्ट किया जाए ताकि गिफ्ट सिटी में भी बिजनेस होए, और उसमें एक पासबुक सिस्टम ड्यूटी क्रेडिट का एक पासबुक सिस्टम दिया जाए ताकि पासबुक के जब भी हम डॉलर भी पासबुक में होगा कि कितना डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है और कितनी कस्टम ड्यूटी हुई है, ताकि हम वो डॉलर भी मेंटेन कर सके और हम कस्टम ड्यूटी को भी उस हिसाब से मेंटेन कर सके। तो हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं। फिर जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है उसको कैसे अटैच किया जाए एमनेस्टी स्कीम के साथ में, उसके बारे में, या फिर हाउस होल्ड का सोना कैसे सिस्टम में लाया जाता है ताकि जो कैट के ऊपर गोल्ड की वजह से दबाव पड़ता है वो किसी हद तक कम किया जाए। तो हम लोग उसके बारे में भी प्रपोजल दिया हुआ है। और सबसे बेस्ट है कि जो अपने यहाँ पे R&D नहीं होती है, माइंस, जब अब माइंस का चालू हो गया है इंडिया के अंदर, कोल माइंस भी स्टार्ट हो गए, तो गोल्ड के भी काफी माइंस है, 6-7 माइंस है, आंध्र प्रदेश में है, फिर राजस्थान के अंदर है। तो मुझे ऐसा हमारा कहना है कि थोड़ा गवर्नमेंट इसमें R&D में थोड़ा पैसा बजट के अंदर एलोकेट किया जाए ताकि हिंदुस्तान में हम लोग गोल्ड को और अच्छी मात्रा में कर सके, ताकि हम इंपोर्ट के ऊपर उतना डिपेंड नहीं करना पड़े। तो हम लोग ने इस तरह से एक बुलियन का पूरा दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन भी उनको दिया हुआ है, और उनको हमने रिक्वेस्ट भी की है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं हुआ, और इसमें जॉब भी क्रिएट होंगे, नए नए जॉब्स क्रिएट के हमने प्रपोजल दिए हुए हैं। हमने बहुत सी ऐसी चीजें दी हुई है ताकि जिससे जॉब क्रिएट कर सके। तो इस तरह से हम लोग ने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिए हुए हैं। आपने वक्त निकाला और बुलियन जिस दिन आज रिकॉर्ड हाई बना रहा है, आपने अपनी राय दी कि किस तरह से बुलियन की चाल आगे रह सकती है, और साथ ही बजट से आप लोगों की क्या डिमांड है। फिर बजट के भाषण के बाद आपको वापस से आपसे बात करेंगे कि किस तरह से उम्मीदें पूरी हुई बुलियन इंडस्ट्री की। चलिए वापस से लौटते हैं, हमारे साथ केडिया साहब भी है। केडिया जी, आपका व्यू गोल्ड के लिए क्या होगा अगले हफ्ते के लिए? नया हाई तो बना दिया काफी लंबे इंतजार के बाद, 29 महीने के बाद। अगले हफ्ते क्या फिर से नया रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, और कौन कौन से नए लेवल आप देख रहे हैं अगले हफ्ते? नमस्कार विष्णु जी। डेफिनेटली रैली काफी अच्छी हुई है। इंटरनेशनल पे हमने 1900 का लेवल वापस क्रॉस कर दिए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल बना था। अब 2011 का जो 1920 का हाई था वो एक नेक्स्ट लेवल जरूर रहेगा, बट कहीं ना कहीं प्राइजेस में अगर हम देखें तो टेक्निकली ओवरबॉट, हमने जैसे पहले भी कहा था, थोड़ा बहुत बन रहा है, क्योंकि जो बड़े इवेंट्स थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो मजबूती थी जिसकी वजह से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखा है। आई थिंक 56,200 56,300 का जो रेंज है वो हायर साइड पे थोड़ा सा एक रेजिस्ट्रेशन का रूप ले सकता है अगले हफ्ते। तो एक प्रॉफिट बुकिंग मैं जरूर देख रहा हूं, बट इन ऑल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मजबूत जरूर है, बट अगला हफ्ता मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है सोना। चलिए सवाल जवाब लेते हैं। बुलियन की काफी बात हो चुकी है। अगले दर्शक हमारे साथ शुभांकर हैं दिल्ली से। क्रूड में क्या करना चाहिए? केडिया जी, क्रूड में अगले हफ्ते क्या करना चाहिए? देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें तो अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बनी हुई है, बट मुझे लगता है सप्लाई कंसर्न्स के चलते प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिला है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ रशिया से भी हमने प्राइस कैप देखे हैं। तो मुझे लगता है अगला हफ्ता भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। जब तक 6000 के ऊपर मेंटेन है, 6500 6550 तक का लेवल बैर मिनिमम दिखा देगा। तो अगले हफ्ते के लिए कच्चा तेल लेके चलना चाहिए। आशीष है राजस्थान से। क्रूड इन्होंने 6226 रुपए पे शॉर्ट किया है। क्या सलाह देंगे दीपेन जी इनको? क्रूड में शॉर्ट की पोजीशन है इनके पास। देखिए, ज्यादा करके हम पुट्स सजेस्ट करते हैं खरीदने के लिए। अगर आपका व्यू शॉर्ट सेलिंग का है, हम देख रहे हैं कि क्रूड 6500 के आसपास काफी समय से अटक रहा है। अगर 6500 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती है, 500 550 के आसपास की, तो आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। लेकिन 6550 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टिक स्टॉप लॉस रखें, उसके ऊपर क्रूड निकलता है तो अपनी शॉर्ट सेलिंग को एग्जिट करें, और अगली बार ऑप्शंस के थ्रू रणनीति रखें तो वो ज्यादा बेटर है। अगले दर्शक है इसके बंसल है ग्वालियर से। एल्युमिनियम क्या 225 रुपए तक जा सकता है, और लेड 200 के ऊपर जाने की संभावना है क्या? वीरेश जी, क्या लग रहा है? 225 225 के ऊपर एल्युमिनियम और 200 के ऊपर लेड जाता दिख रहा है क्या आपको?
विश्वमोहन, एल्यूमिनियम के बारे में बात किया तो एक नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स का व्यू लिया तो हमें लगता है बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के टेक्निकल पैटर्न बना हुआ है, जो फंडामेंटल सपोर्ट कर रहा है एल्यूमिनियम मार्केट के लिए, वो सब पॉजिटिव के लिए इशारा कर रहे हैं। इसलिए हमारा व्यू सेम रहेगा कि 225 अगले 2-3 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। जब हम लेड की बात की रहे तो लेड में एक कंसोलिडेशन स्टेज है। जब तक ये 195 का क्लोजिंग नहीं देता है, मार्केट में 2200 के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हमें लगता है एक ब्रॉड रेंज में रहेगा 185 to 195 का लेवल टिल एंड ऑफ दिस मंथ। अगले दर्शक है दिलीप, है नांदेड़ से, है कॉटन में और कितनी गिरावट की संभावना है? केडिया जी, कितनी गिरावट की संभावना और है कॉटन में यहाँ से? देखिए ऑलमोस्ट हमने प्राइसेस में वापस गिरावट देंगे, आज एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं, बट जिस ढंग से हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अराइवल मार्केट में बिल्कुल आते हुए नहीं देखी, तो ये माना जा रहा है कि जनवरी में हम अराइवल प्रेशर बनते हुए देखेंगे। तो आई थिंक प्राइसेस में थोड़ी बहुत और गिरावट 28,500 तक का लेवल दिख सकता है, बट टेक्निकली एग्जॉस्ट हो चुका है। बट अराइवल प्रेशर डेफिनेटली जनवरी सेकेंड हाफ में दिखाई देगा, जिसकी वजह से 28,500 तक का लेवल हम ऑलमोस्ट देख पाएंगे। ओके। अगले दर्शक है मोहम्मद फरहान, है रामपुर से, मेंथा ऑयल में क्या करना चाहिए? दीपेन जी, क्या करना चाहिए मेंथा में? देखिए अभी तो ज्यादा करके ट्रेडिंग व्यू नहीं है मेंथा ऑयल में, बिकॉज हम देख रहे हैं कि थोड़ी लिक्विडिटी की कमी है। बेटर यही होगा कि वेट एंड वॉच करें। अगर कोई क्लैरिटी आती है, बिकॉज विंटर सीजन भी कंप्लीट हो चुकी है, तो एक हिस्टोरिकल डिमांड का समय भी पूरा हो चुका है मेंथा ऑयल के लिए, तो अभी वेट एंड वॉच की रणनीति रखें, ज्यादा कोई अग्रेसिव पोजीशन ना रखें, यही बेटर है। अगले दर्शक का सवाल है कि एनसीडीएक्स पर एग्री में ट्रेडिंग करने के लिए किस ब्रोकर्स के पास जाए? सबसे क्रेडिबल ब्रोकर्स क्या है? ये अब केडिया जी से तो मैं पूछ नहीं पाऊंगा, बीरेश जी आप बताएं कहां पे जाना चाहिए इनको? देखिए, ये नथिंग बट डूज एंड डोंट्स का है। जो भी एक रजिस्टर्ड ब्रोकर है उनके साथ जाइए, क्योंकि बहुत सारा लोग है। अजय जी बहुत एक्सपर्ट है एग्री कमोडिटीज में, स्पेशली कॉटन, एडिबल ऑयल और स्पाइसेस में। तो आप कोई भी आपका ब्रोकर के जा सकते हैं, नहीं तो रिसर्च देख लीजिए। जैसे अभी भी मैं रेकमेंड करूंगा, अजय जी को रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ अजय जी का जो एग्री रिलेटेड रिसर्च को। आई कैन रिकमेंड केडिया कमोडिटीज फॉर एग्री कमोडिटीज। ओके, यानी बीरेश जी की सलाह है कि केडिया कमोडिटी की तरफ आप जा सकते हैं। चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। हमारे पास कई दर्शक के सवाल आ चुके हैं। सिल्वर मिनी पर सवाल है प्रशांत जी का। 70,247 रुपए में इन्होंने 5,555 लॉट सेल किया है। केडिया जी, क्या सलाह होगी प्रशांत जी के लिए? देखिए वैसे मैं शॉर्ट में प्रिफर नहीं रखता हूं, बिकॉज मेरे जो व्यूज है वो सोने चांदी के लिए काफी अच्छे हैं 2023 के लिए। बट हाँ, डेफिनेटली जो हमने रैली देखी है पिछले 2.5-3 महीने में कि प्राइसेस ने 53,000 से 71,000 का लेवल छुआ है, तो आई थिंक एक करेक्शन जरूर ड्यू है। बट इनको 71,000 का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल में भी $24.5 और 71,000 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता है, पॉसिबिलिटी है कि एक पुल बैक देखने मिल जाए जो 66,500 के आसपास 66,500 तक का लेवल मिल जाए। बट थोड़ा रिस्क रहेगा, इसलिए बिना स्टॉप लॉस के पोजीशन ना बनाएंगे। थोड़ा टेम्पररी फॉल अगले हफ्ते देखने मिल सकता है, बट इन ऑल माना तेजी का ही है ओवरऑल। तो 66,500 के लिए एक बार वेट कर सकते हैं 71,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। दीपेन जी, अगले दर्शक भी प्रशांत ही हैं। उनका सवाल एनजी और क्रूड पर है। एनजी इन्होंने 433 रुपए में शॉर्ट किया है और 6,712 रुपए में क्रूड को शॉर्ट किया। दोनों में अच्छा मुनाफा हो रहा है, क्या करना चाहिए अब इनको? देखिए एनजी में तो हमारे टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। 280 से 300 के बीच में हमारे शॉर्ट सेलिंग के टारगेट्स थे, तो वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। अभी हम थोड़ी पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट के प्राइसेस में नेगेटिव ट्रेजेक्टरी है, लेकिन एक पुल बैक ड्यू है। तो हमारा मानना ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करके पोजीशंस लाइट ले लेनी चाहिए, बिकॉज काफी अच्छा एमक्यूएम का पॉजिटिव है, तो आपको अपनी पोजीशंस को बुक कर लेना चाहिए। क्रूड ऑयल अगेन 6,550 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक शॉर्ट सेलिंग में बने रह सकते हैं। 6,550 के ऊपर आपने शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज कर लें। केडिया जी, आपके फॉलोअर हैं अनुज गुप्ता हैं झांसी से, गोल्ड का व्यू जानना चाह रहे हैं, ट्रेडर हैं, क्या सलाह देंगे इनको गोल्ड में? देखिए गोल्ड में मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि 56,200 पे मल्टीपल टाइम हमने रेजिस्टेंट आते हुए देखा है। एक करेक्शन मैं देख रहा हूँ
शॉर्ट की एडवाइस नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक एटलीस्ट 55,000 तक का लेवल मिले। तो करंट लेवल पे 2-3 दिन थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। एक करेक्शन ड्यू है तो बेटर वेट करें। ऑप्शन के जरिए जरूर एंटर कर सकते हैं, बिकॉज ऑप्शन में एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि हम हमारा डायलूट करके व्यू ले सकते हैं। तो 56,000 का पुट है जो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है इसमें, तो 290 के करीब लेके चलिए, जो करीबन 380 से 400 तक का लेवल मिल सकता है 230 के स्टॉप लॉस से। केडिया जी, अगला सवाल भी आपसे ही पूछना चाह रहे हैं। अजीत है, कॉपर इन्होंने बाई किया है 769 पर, अब क्या करना चाहिए इनको? देखिए, कॉपर में जैसे हमने 710 पे कहा था कि एक अच्छी रैली हम कॉपर में देख पाएंगे, और इनफैक्ट हमने काफी अच्छी रैली ऑलमोस्ट 770 का लेवल छुआ है। दैट डजंट मीन्स कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा, प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है, बट मुझे लगता है कि जनवरी एंड तक 800 का लेवल इजीली हम देख पाएंगे। एक तरफ चाइना ओपन अप है, नो डाउट 22 तारीख से चाइना छुट्टी पे जाएगी, ये बड़ा नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है, बट दूसरी ओर सप्लाई साइड कंसर्न्स भी है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइसेस में थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, बट अगर आप महीने भर का व्यू लेके चलते हैं तो इजीली 800 का लेवल कॉपर में दिख जाएगा। फंडामेंटल काफी मजबूत है। ओके, अगले दर्शक है राजेश हैं फरीदाबाद से। एनजी और क्रूड दोनों में ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं। वीरेश जी, कुछ है क्या ऑप्शंस में आपके पास? मैं ये क्वेश्चन अजय जी को पास करता हूं, क्योंकि वो अजय जी बहुत माहिर है इसमें। तो अजय जी, आप अजय जी, क्रूड और एनजी के ऑप्शंस की रणनीति बता दीजिए राजेश जी को। देखिए, क्रूड में मेरा व्यू पॉजिटिव है अगले हफ्ते के लिए, तो बेटर है बाइंग करके ही चलिए। करंटली अभी 6440 के करीब का भाव चल रहा है। बुल स्प्रेड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, जहां पे आपको 6400 का एक कॉल लेना है 125 में, और 6600 का एक कॉल बेचना है 50 में। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 75 रुपीज में आपका ये पोजीशन बच जाएगा क्रूड में। वहीं अगर नेचुरल गैस में आई थिंक दूसरा इनका व्यू था, तो नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट बॉटम आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कॉल बैक स्प्रेड का यूज किया जा सकता है, जहाँ पे इन द मनी मतलब 300 का एक कॉल बेचना है 25 रुपए में, और 320 का दो कॉल लेना है 16 रुपए में लगभग। तो अगर हम कॉस्ट वाइज देखें तो 25 रुपया हमें प्रीमियम के रूप में मिलेगा, उसके अगेंस्ट मात्र 32 रुपया हमें पे करना है। मतलब 7 से 8 रुपए में आपका एक लॉन्ग पोजीशन बन सकता है ऑप्शन में। तो कॉल बैक स्प्रेड आपको नेचुरल गैस में करना है, और बुल स्प्रेड आपको क्रूड ऑयल में करना है। ओके, तो ये भी हुआ आपके लिए। शुक्रिया केडिया जी आपका, वीरेश जी आपका, दीपेन जी आपका। वक्त कम है, बहुत सारे दर्शकों के सवाल रह गए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे अगले हफ्ते जरूर आपके इन सवालों के जवाब लेने की। माफी चाहूंगा, वक्त की कमी से आपके सवाल नहीं ले पाया। तो कमोडिटी अगले हफ्ते में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।